नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीछे सलगार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं लोअर पीसीएस के लिए। लोअर पीसीएस जो मेंस है उसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और वाईसीटी का 15 टेस्ट आया मार्केट में, तो उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और वाईसीटी के टेस्ट बड़े बेहतरीन होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस कवर करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नया वाला सिलेबस आया है, इस हिसाब से आपका पूरा ये आपके जो 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है, जो 100 प्रश्न आएंगे उनको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये 15 आपके टेस्टों का पूरा सेट है। तो 15 टेस्ट हम लोग डेली एक एक टेस्ट करेंगे, तो 15 दिन लगेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि एग्जाम अब मतलब डेट वगैरह तो सब कुछ पता होगा, फॉर्म भी आ चुका, लगभग आप भर चुके होंगे सब लोग। तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, कंपटीशन अच्छी खासी है। मैं फिर से कहूँगा, जिस तरीके से हम लोगों ने आपका लेखपाल में बहुत सारी चीज़ें की थी, एकदम एग्जाम फोकस, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेटेज वाले सब्जेक्ट थे, जैसे इस तरीके से सबको अच्छे से किया था। इसी तरीके से टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्लस जो सब्जेक्ट मिलेंगे उस माध्यम से पूरी तैयारी हम लोग लोअर की करेंगे। तो आज से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्रॉपर चैनल पे जुड़ जाइए। आपका चैनल है, आप इसको जितना हो सके शेयर भी करिए। जितनी टेस्ट सीरीज मार्केट में आएंगी, मैं आप लोग को भरोसा दिला रहा हूँ, इतनी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा, ताकि आप लोग जो मतलब एक तरीके से आपकी तैयारी वो इतनी बेहतरीन हो जाए कि आप लोग अच्छा स्कोर कर सके और परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। तो इसी ध्येय के साथ आज का जो टेस्ट है, ये पहला टेस्ट है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और शेयर करिएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज का जो पहला टेस्ट है। देखिए, ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। बन जाओ, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ये पूरा। और सबसे बड़ी खासियत क्या है इस बार इस टेस्ट की, कि ये बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब समझ रहे हैं, दोनों भाषाओं वाले लोग आप लोग इसको देख सकते हैं। हिंदी में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। कुछ ऐसे टर्म आएंगे जो इंग्लिश में मुझे बताना होगा व्याख्या में, तो मैं इंग्लिश में बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है आपका, यहाँ पे देखा जाए, थोड़ा सा पेन वगैरह सब कुछ सही कर लेता हूँ ताकि मुझे कुछ लिखना हो तो मैं लिख सकूँ, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे ये रहा, निम्न में से कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर पेंटिंग? बताइए, आसान सा प्रश्न है, आपके ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन के हिसाब से बताइए आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा। देखिएगा, आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो भीमबेटका है, जो कि एमपी में पड़ती है, ठीक है, एक तरीके से भीमबेटका ये आपका भित्ति चित्रकला के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पे प्रश्न वही कह रहा है कि कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका यहाँ पे भीमबेटका, जो कि कहाँ पे, तो एमपी में है, ठीक है, एमपी में है। इस तरीके से आप लोग सिंपल सा इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। और कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि भीमबेटका की खोज किसने की थी, तो उनका नाम था स्वर्गीय विष्णु श्रीधर आपका वाकाडकर, जो थे, इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो इस तरीके से इतनी चीजें आप लोग को यहाँ पे याद होनी चाहिए। अगला कह रहा है कि यहाँ पे कि विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था? बताइए, इंग्लिश में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। तो विजयनगर काल में अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में सबसे पहले जो यक्षगान है ना, उस नृत्य परंपरा का एक तरीके से देखा जाए तो विकास हुआ था। तो यक्षगान बोले तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। कमेंट में मुझे बताइए कि यक्षगान एक तरीके से किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो बता रहा साउथ में, तो लेकिन बताइएगा मुझे किस राज्य से संबंधित है। ये बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, ये लोअर पीसीएस वगैरह में या फिर जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें बड़ा पूछा जाता है, ठीक है। इस तरीके से याद किया। जो मोहिनीअट्टम है, ये आपको पता है कि केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम आपका एक तरीके से देखा जाए तो कहाँ का हो जाएगा, बताइए। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये भी एक तरीके से देखा जाए तो नृत्य है। तो इस तरीके से चीजों को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है आपके यहाँ पे देखा जाए कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था? बताइए, विच न्यूज पेपर वर पब्लिश बाई बाल गंगाधर तिलक? बताइए आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बंबई से बाल गंगाधर तिलक साहब जी ने अंग्रेजी में आपका मराठा और मराठी में केसरी का प्रकाशन किया था, यही था ना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे मराठा तथा केसरी बन जाएगा। तो आपका ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अपना स्कोर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा खासा स्कोर आप लोग शायद इसमें करें, ठीक है। चलिए, लेकिन पेपर बड़ा अच्छा है, टिपिकल है। तो अगर कम नंबर भी आएगा तो परेशान मत होइएगा, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा कुछ चीजें और, जैसे कि अगर इसी में, तो प्रारंभ में जो केसरी थी ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का था। प्रारंभ में जो केसरी थी, इसके संपादन का कार्य अगरकर करते थे और मराठा का संपादन केलकर करते थे। ये इंपॉर्टेंट एक बार प्रश्न बना, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। जहां पे कंफ्यूजन होती है, जो अपना अनुभव, उस हिसाब से मैं आप लोग को चीजें बताते चलता हूँ, ठीक है। अगला कह रहा है आपका यहाँ पे कि
किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने कहा भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया, मतलब भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया। बताइए। तो आपको पता है कि अगर देखा जाए यहाँ पे प्रश्न संख्या जो चौथा है, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा क्या, बताइए। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, देखा जाए तो लाला लाजपत राय जी। दरअसल आपको पता है कि लाला लाजपत राय जी की मृत्यु जो आपका साइमन कमीशन 1928 में आता है, उस दौरान एक तरीके से लाठीचार्ज होता है लाहौर में ना, तो वहां पे उनको चोट लग जाती है जिस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे इनकी जब मृत्यु होती है तो महात्मा गांधी जी ने ये आपका जो स्टेटमेंट है ये कहा था। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे लाला लाजपत राय बोले तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है आपका यहाँ पे कि जो लॉर्ड माउंटबेटन था उसके द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन ही क्यों चुना गया था। आखिर में सही बात है, ऐसा क्या कारण था कि जो माउंटबेटन है उसने इसी दिन को चुना था। बताइए आप लोग यहाँ पे आंसर क्या बनेगा। दरअसल जो आपका लॉर्ड माउंटबेटन था इसने भारत की सत्ता हस्तांतरण करने के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन इसलिए चुना था क्योंकि यह दिन जो था ना, ये द्वितीय विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे उसकी जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे देखा जाए तो क्या बन जाएगा भैया। तो आंसर ये द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा भैया डी वाला, ठीक है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप लोग बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करते चलिएगा। बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं वाले लोग इसको देख सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। प्रारूप समिति की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, बताइए तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। सबसे पहले प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को होता है ना, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष होता है जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी, ठीक है। और एक तरीके से देखा जाए तो इसमें आपका पूछ रहा है कि कौन सदस्य नहीं थे, तो इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो यहाँ पे नहीं थे सदस्य, ये तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। वैसे सदस्य कौन थे, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ठीक है। और आपका गोपाल स्वामी अयंगर कहलाते हैं। सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, के एम मुंशी थे, बी एल मित्र थे, ठीक है। इस तरीके से डीपी खेतान, ये लोग प्रारूप समिति के सदस्य थे, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है आपके यहाँ पे देखा जाए कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची उपबंधित करती है। जो 11th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस चीज को प्रोवाइड कराती है, आपसे यही पूछ रहा है यहाँ पे। सिंपल सा प्रश्न है, बताइए आप लोग यहाँ पे क्या आपका आंसर बन जाएगा। देखिए अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जो 11वीं अनुसूची है आपको पता होना चाहिए ये संबंधित किससे है, तो ये संबंधित है पंचायत से। अब 12वीं किससे संबंधित है, तो नगर पालिका से। तो पंचायत कहीं भी आपको ऑप्शन दिखे आप लोग लगा लीजिएगा। तो पंचायत बोले तो पंचायती राज आपका आंसर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही बन जाएगा प्रश्न संख्या 17 के लिए, ठीक है। पंचायत की अगर बात करें तो 73वां संविधान संशोधन आप मत भूलिएगा। 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में होता है, इसके तहत पंचायत जो व्यवस्था होती है इसको संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। वैसे पंचायत का जो जिक्र था शुरू से था डीपीएसबी के आर्टिकल 40 में, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिए, इसमें 29 विषय आपके दिए गए हैं 11वीं सूची में। जो आपका पंचायत राज है उसमें आपके 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा। बाकी अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा यहाँ पे जो निर्वाचन है, तो निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये आर्टिकल 324 से 329 तक आता है। अगर भाग पूछ ले तो भाग 15 याद रखिएगा। यहाँ पे भाग जो 15 है, भाग 15 में ये कुछ चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, भाग वगैरह जो पूछ लेता है। भाषाओं की अगर मैं बात करूं तो भाग कौन सा भैया, 17 है ना लैंग्वेज के लिए, तो आपका भाग 17 यहाँ पे हो जाता है। भाग आपका यहाँ पे देखा जाए तो 17 हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आर्टिकल की बात करें तो 343 से आपका 351 तक है, 343 से 351 तक है। तो इस तरीके से चीजों को आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, बाकी बिल्कुल सही है। और जो जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन हुआ था 2019 की बात है, ये एक अधिनियम बना के, तो ये कुछ चीजें आप लोग को यहाँ पे सिंपल सा पता होनी चाहिए। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो चीजें एक्स्ट्रा है ये मैं आपको लिख के फिर से प्रोवाइड कराऊंगा। जिस तरीके से कंपाइलेशन में देता हूँ तो उस कंपाइलेशन को प्राप्त करने के लिए पूरा टेस्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोग को पूरी कंपाइलेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज शेड्यूल के बारे में पूरा एक ही जगह पूरी शेड्यूल लिख के इतना नॉलेज दे दूंगा कि ताकि आप लोग कम से कम ये टेस्ट लगा के जाए तो मैक्सिमम आपको यहाँ से चीजें मिल जाए, ठीक है। चलिए, लेकिन वो सब चीजें होती हैं कब, जब एग्जाम नजदीक आता है या फिर पूरे टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अगला कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के निम्न में कौन से अनुच्छेद को शॉर्ट त्रिभुज कहा जाता है। पता है कितना प्यारा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तो कभी कभार पीसीएस में भी नहीं आते हैं, ठीक है। बताइए, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। तो अगला प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है, तो मतलब अगला प्रश्न तो हो चुका, अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आर्टिकल जो आपका यहाँ पे देखा जाए तो 14 है, 19 है और आपका यहाँ पे देखा जाए तो 21 है ना, यही है ना, तीन आपके जो स्वर्णिम त्रिभुज कहलाते हैं। तो 14, 19, 21 आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सिंपल सा आंसर लगा लीजिएगा। आर्टिकल 40 आपको पता है किससे संबंधित है, तो समता का जो अधिकार है इससे संबंधित है। आर्टिकल 19 क्या है, तो एक तरीके से देखा जाए
तो स्वतंत्रता का अधिकार है। 21 में क्या था, प्राण स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, इतना ही आपसे पूछेगा, ज्यादा इस प्रश्नों में नहीं पूछेगा, ठीक है। और इसमें आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत याद रखिएगा, 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। ये सब मैं जब कंपाइलेशन दूंगा आप लोग को तो पूरा लिख के दूंगा एक एक आर्टिकल के बारे में, ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे देखा जाए, और आर्टिकल 12 में एक तरीके से देखा जाए तो जो आपका राज्य होता है उसकी परिभाषा दी गई है। बेसिकली ये कहा जाता है यहाँ पे राज्य की दो संकल्पना है, अगर फंडामेंटल राइट्स में आएंगे और डीपीएस में आएंगे तो अलग राज्य हो जाता है। वो राज्य नहीं जो बेसिकली जनसंख्या होनी चाहिए, मतलब क्षेत्र होना चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, ठीक है। और इस चीज का वो राज्य नहीं, इस राज्य में प्रॉपर एक परिभाषा बताइए कि आपका फंडामेंटल जब वायलेट होता है या फिर आपके फंडामेंटल का जब हनन होता है तो आप किससे मांग सकते हैं, उसकी बात यहाँ पे होती है। फिलहाल पॉलिटिकल लेक्चर भी आप लोग चैनल पढ़ा, बहुत सारा पढ़ा ही होंगे, तो चीजें आप लोग को पता होगी, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है आपको यहाँ पे कि लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है। यहाँ पे जो एक तरीके से पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है जिसको पीएससी कहते हैं, उसका मुख्य कार्य क्या होता है, आप लोग सिंपल से ये बताइए, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न ये। दरअसल जो लोक लेखा समिति होता है एक तरीके से होती है, इसकी अगर मैं बात करूं, कुछ ऐतिहासिक चीजें पहले बता देता हूं। तो ये बड़ी पुरानी समिति है, बड़ी पुरानी इन द सेंस की जो आपका 1919 का अधिनियम आया था उसके तहत अगर देखा जाए तो ये 1921 में स्थापित की गई थी, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपका बन जाता है। इसमें एक तरीके से देखा जाए तो 15+7 लोग होते हैं। 15+7 का मतलब सर क्या है, तो 15 लोग आपका लोकसभा से होते हैं, 7 आपका यहाँ पे राज्यसभा से होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुल 22 सदस्य होते हैं इसमें, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए जितनी चीजें एक्स्ट्रा हैं, जो चीजें दिमाग में आएंगी मैं आपको लोग बताते चलूंगा। बेसिकली अब इसके कार्य पे आते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, तो जो आपका कैग होता है ना, जो कैग की एनुअल रिपोर्ट आती है उसी को एक तरीके से देखा जाए प्रतिवेदन करता है, जांच करता है। आपका आंसर यहाँ पे सिंपल सा ए वाला बन जाएगा, ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपके यहाँ पे 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि विच वन द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित है। तो ये रीढ़ से संबंधित आपको प्रश्न है। आपको पता है संविधान के आर्टिकल 32 को पढ़ेंगे तो उसमें 5 प्रकार की रीढ़ के बारे में बताया गया, तो उन्हीं रीढ़ के यहाँ पे आपसे प्रश्न बनाए। जैसे सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो होती है, जिसको इंग्लिश में आपका हैबियस कॉर्पस कहते हैं। हैबियस कॉर्पस की अगर मैं बात करूं तो इसका क्या मतलब होता है, सिंपल सा आपको ये बताना है। तो ये कह रहा है कि इशू ओनली आपका यहाँ पे देखा जाए टू द स्टेट, केवल राज्य को जारी की जाती है, नहीं, ये निजी व्यक्ति को भी जारी की जाती है। इस चीज को याद रखिएगा, राज्य की संस्था के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, जो आपका हैबियस कॉर्पस होता है जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण करते हैं। परमादेश की अगर मैं बात करूं, परमादेश याचिका जो होती है ये कह रहा है कि ये पब्लिक सेवक को जारी की जाती है। तो ये तो लगभग सही है ना, ये लोक सेवक को जारी की जाती है, सही है। पब्लिक सर्वेंट को ही आपका एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका जारी की जाती है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही, क्योंकि हमें सही पूछ रहा है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक रीट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिकार परीक्षा, ठीक है। अधिकार परीक्षा या फिर क्यूरांटो जिसको कहते हैं ना, ये रीट जो होती है ये कह रहा है अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है, नहीं, गलत हो गया। यहाँ पे अधिकार परीक्षा ये होती है कि सार्वजनिक पद पर जो कोई व्यक्ति है उसके लिए जारी की जाती है आपका रीट अधिकार परीक्षा। अब प्रतिषेध याचिका क्या होती है, प्रतिषेध याचिका यहाँ पे एक है, ठीक है। तो प्रतिषेध याचिका जो होती है ये कह रहा है निजी व्यक्ति को जारी की जाती है, नहीं, ये जो न्यायिक होती है या फिर अर्ध न्यायिक संस्था होती है उनके विरुद्ध जारी की जाती है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे चीजों को याद रखिएगा। चलिए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि फिजी जो आइसलैंड है, ठीक है, फिजी आइसलैंड लाइज इन, मतलब जो फिजी द्वीप है ये जिस महाद्वीप पे है वो स्थित है, बताइए मतलब किस महाद्वीप पे आपका फिजी जो आपका द्वीप है ये कहाँ पे। बहुत साधारण सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या बन जाएगा। फिजी द्वीप की अगर मैं बात करूं तो ये प्रशांत महासागर में है, पहली बात तो ये याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही किस महाद्वीप पे है, तो प्रशांत महासागर में। आप द्वीप अगर मैं आपसे बताना चाहूँ तो ये ऑस्ट्रेलिया जो द्वीप है उसके आसपास है, तो ऑस्ट्रेलिया द्वीप यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही लगेगा। ऑस्ट्रेलिया आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा फिजी के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, अगला प्रश्न कह रहा है आपके यहाँ पे कि विंध्य कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। कौन सा पठार जो है ये अरावली एवं विंध्य श्रेणी के मध्य। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने कई बार बताया आप लोगों को, जब ज्योग्राफी के प्रश्न आए अगर कुछ चीजें ना समझ में आए, अगर आपका मैपिंग बहुत स्ट्रांग है तो आप लोग सीधे मैप बना लिया करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका बिंद हो जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे ये आपका बिंद हो जाता है, इधर ये आपका अरावली हो जाती है, इसके बीच में इस तरीके से पठार है, उस पठार का नाम आपसे पूछ रहा है, तो सिंपल सा उस पठार का नाम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मालवा का पठार आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से मालवा का पठार आप लोग यहाँ पे याद रखिए। यहाँ पे काली भी मिट्टी पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे काली मिट्टी भी पाई जाती है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, आपको पता है छोटा नागपुर का पठार बेसिकली जो प्रायद्वीपीय पठार उसके पूर्व भाग में विस्तृत है, ठीक है। इस तरीके से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र आता है, इसमें ये आपका जो छोटा नागपुर का पठार है
है वो स्थित है। इसको भारत भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोयला वगैरह, खनिज वगैरह मिलते हैं। इस कारण इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, दक्कन की अगर बात करें तो दक्कन बेसिकली जो आपका पठार है, ये दक्षिण भारत में जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य का क्षेत्र होता है पठार जैसा, उसको कहते हैं दक्कन का पठार। इस तरीके की चीज है। बुंदेलखंड आपको पता है कि एक तरीके से ये यूपी और जो एमपी का कुछ क्षेत्र है उसको यूपी के इसमें 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो इस तरीके से चीजों को आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। अगला कह रहा है आपका यहाँ पे कि अंटार्कटिका में भारत के तीसरे शोध संस्थान का नाम क्या है, बताइए। जो अंटार्कटिका है इसमें भारत के तीसरे शोध संस्थान का आपसे नाम पूछ रहा है, तो उसका नाम क्या है आप लोग सिंपल सा बता सकते हैं। तो तीसरे का नाम आपका यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा क्या, तो भारतीय नाम है कि क्या नाम, बताइए, सोच के बताइए आप लोग यहाँ पे। तो भारतीय आपका नाम, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा सा डेट यहाँ पे कंफ्यूजन करा सकती है, क्योंकि डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो अंटार्कटिका में जो मैत्री था वो भारत का कह सकते हैं यहाँ पे दूसरा एक तरीके से अनुसंधान था, जो मैत्री था ना, याद रखिएगा, जिसका निर्माण 1989 में होता है। ये आपका 1989 में हुआ था। ये आपका सेकेंड था, ये आपका सेकेंड था। ठीक, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिए कि ये सेकेंड था। और जो दक्षिण गंगोत्री है भैया, इसकी बात करें तो ये 1984 में स्थापित हुआ था। 1984 में ये आपका स्थापित हुआ था। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को याद रखिएगा। ये मैं बहुत अच्छे तरीके से अच्छी राइटिंग में लिख के दूंगा। अभी तो मैं आप लोगों को बस पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि समय ज्यादा लग जाता है लिखने में, इस कारण मैं थोड़ा सा लिखता नहीं हूँ। ठीक है, बस एक्स्ट्रा चीजें मैं बताते चलता हूँ ताकि आप लोग सुन ले और चीजें आप लोग को यहाँ पे याद हो जाए। चलिए, अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कि विच among the following animal is called as a, आपके यहाँ पे प्लाउजर ऑफ द सॉइल, मतलब एक तरीके से देखा जोतने वाला जंतु कहा जाता है, मतलब किसानों का मित्र कहा जाता है। इतने से आप लोग समझ जाइएगा। तो केचुआ जो होता है इसको भूमि का कृषक कहा जाता है या किसानों का मित्र कहा जाता है। ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो अर्थवर्म आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही, अर्थवर्म आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दरअसल मिट्टी को क्या करता है ना, एक तरीके से देखा जाए जोत देता है। जोत के मतलब मिट्टी को बहुत सॉफ्ट बना देता है। आप लोग देखे ही होंगे अगर गाँव से बिलोंग करते हैं। ठीक, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि आपका यहाँ पे जिस देश की राजधानी हेलेंस्की है वो क्या है, वाह क्या प्रश्न है, बताइए। यही सब भूगोल में पूछा जाता है, इसीलिए कहते हैं कुछ ऐसी राजधानी है जिनको आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, चलिए बताइए। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। फिनलैंड की राजधानी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हेलेंस्की हो जाएगा। तो आपका आंसर सिंपल से यहाँ पे डी लगा लीजिएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा, तो स्वीडन की राजधानी कहाँ पे है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है ना, स्टॉकहोम है, ये याद रखिएगा। डेनमार्क की राजधानी कहाँ पे है, तो कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है ना, ठीक है। और अगर नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे की राजधानी आपका ओस्लो है। तो इस तरीके से यहाँ पे याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी का कृषि में उपयोग किस लिए होता है। जो आपका नैनो टेक्नोलॉजी होती है उसका उपयोग एग्रीकल्चर में किस फॉर्म में करते हैं, किस लिए करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए प्रश्न संख्या जो 16 है, इसमें ये होता है ना कि जैसे कि आपका नैनो उर्वरक के लिए होता है, कीटनाशक के लिए, फसल सुरक्षा के लिए होता है। तो उपरोक्त में से सभी आपका आंसर यहाँ पे हो सकता है। उपरोक्त में से सभी बोले तो आपका आंसर यहाँ पे डी वाला आप लोग लगा सकते हैं। ठीक, इस तरीके से ये नैनो टेक्नोलॉजी जो है इसका उपयोग हम लोग कृषि में इस फॉर्म में करते हैं। ठीक, अगला कह रहा है आपका 17वां प्रश्न कि व्हाट इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया दैट काजेस टीबी, द ट्यूबरकुलोसिस जिससे होती है उस आपका जीवाणु का नाम बताना हमें, बताइए। बहुत आसान सा प्रश्न है ये। दरअसल सबसे पहले समझिए टीबी किसके कारण होती है भैया, तो जीवाणु के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है। इसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे ए वाला बन जाएगा। ए वाला आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, ए वाला आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और किसको प्रभावित करता है, तो फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, देखा जाए थोड़ा सा कि कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी में वेक्टर के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमनली यूज एज ए वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी, बताइए। 18 का आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो जो जैव प्रौद्योगिकी होती है उसमें वेक्टर के रूप में सर्वाधिक जो प्लाज्मिड होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो प्लाज्मिड आपका आंसर यहाँ पे कौन सा है, ए वाला है। ए वाला आपका आंसर यहाँ पे प्लाज्मिड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, बताइए। प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान पर विकास का श्रेय किसको जाता है। तो विक्रम साराभाई जी को जाता है। तो विक्रम साराभाई जी को जाता है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी वाला। बी वाला आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बी आंसर लगा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए। दरअसल उन्हें अंतरिक्ष जो विज्ञान उसका जनक भी कहा जाता है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपके यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एक और नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो प्रौद्योगिकी के लिए जो आपके निम्नलिखित कथन इन पर विचार करना है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे देखा जाए कि एक सेकंड यहाँ से दिख रहा है पूरा, पहले प्रश्न देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे कह रहा है कि यह परमाणु दर परमाणु पदार्थों और युक्तियों के निर्माण की प्रौद्योगिकी है। फिर कह रहा है कि भौतिक गुणधर्मों में नैनोमीटर पैमाने पर बदलाव होता है। फिर कह रहा है रासायनिक गुणधर्मों में नैनोमीटर पैमाने पर बदलाव होता है। चलिए बताइए भैया क्या आंसर इसका बन जाएगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। किसके बारे में प्रश्न है, पूरा नैनो प्रौद्योगिकी के बारे में अर्थात नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में ये प्रश्न है। तो सिंपल सा अगर देखा जाए यहाँ पे जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20वां, इसका तीनों ऑप्शन सही है। तो आपका डी वाला आंसर यहाँ पे बन जाएगा। 1 2 3 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है आपका, विद द रेफरेंस ऑफ द सेक्टर ऑफ द इंडिया
इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित जो युग में इन पर विचार कर आपको यहाँ पे सुमेल करना होगा, यही आपको बताना होगा। क्या बताना है कि ऊपर में कितने सही सुमेलित थे, कितने सही सुमेलित आपको ये बताना। आइए देख लेते भैया कितने सही सुमेलित थे। सबसे पहले कृषि उत्पाद का भंडार। किसी उत्पाद का भंडार ये किस सेक्टर में होता है आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे सेकेंडरी दिया है। क्या ये ऐसा होता है, जब कृषि उत्पाद हम लोग बना लेते हैं भैया, तो उसका जब भंडारण करते हैं तो टर्सरी सेक्टर में आएगा ना, तो यहाँ पे ये तो गलत होना चाहिए। ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो टर्सरी सेक्टर की बात है। यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र हो जाना चाहिए, ये तृतीयक में आना चाहिए, तो ये गलत हो गया, गलत हो गया। ठीक है, फिर कह रहे डेयरी फार्म की अगर बात करें, यहाँ पे जो डेयरी फार्म होता है तो ये प्राइमरी है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। खनिज की खोज अगर देखा जाए तो ये तृतीयक कैसे हो जाएगा, खनिज अभी हम खोज कर रहे हैं, मतलब उसका एक तरीके से विनिर्माण करके कुछ अच्छा बना नहीं दे रहे, तो ये भी आपका प्राइमरी में आएगा। प्राइमरी में आएगा तो इस तरीके से ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत सही कर रहा है, यहाँ पे गलत जाएगा ये भी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको प्राइमरी कर लीजिएगा, मतलब इसको प्राथमिक कह सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये आपका प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, प्राइमरी हो जाएगा, प्राइमरी लिख देते हैं, प्राइमरी। इसके बाद वीविंग क्लॉथ, कपड़ा बुनाई क्या होता है, तो ये आपका द्वितीयक है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपका आंसर क्या बना यहाँ पे, तो देखा जाए तो एक और दो, दो सही है, तो ओनली टू केवल यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा, ओनली टू आर मैच। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया। तो बताइए प्रश्न संख्या 22 का आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा। जैसे कह रहा है कि खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद, फिर कह रहा है कि खाद्यान्नों में बफर स्टॉक का रख रखाव, या फिर खाद्यान्नों का निर्यात। देखिए जो भारत में खाद्य प्रबंधन होता है, इसमें से देखा जाए तो जैसे खाद्यान्नों का वितरण के लिए किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। खाद्यान्नों की खरीद के लिए किया जाता है, ये भी हो सकता है। खाद्यान्नों के बफर स्टॉक के रख रखाव के लिए किया जाता है, जो मैनेजमेंट होता है फूड का, लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं किया जाता भैया, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। तो आपका डी वाला आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए, हाँ, जमशेदपुर में टाटा अभियंत्रण और जमशेदपुर में टाटा अभियंत्रण एवं लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना कब हुई थी, बताइए आप लोग। यहाँ पे सिंपल सा ये डेट का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा प्रश्न संख्या 23 के लिए। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे जो टेल्को है, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1945 में होती है। इसकी स्थापना कब होती है, 1945 में होती है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। और टेल्को का प्रारंभिक उत्पादन बॉयलर हुआ करता था। ठीक है, टेल्को लोकोमोटिव का मुख्य निर्यात देश कौन था, ब्रिटेन था। और टेल्को कंपनी 2003 में नाम बदलकर क्या हो जाता, टाटा मोटर्स लिमिटेड कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, याद रखिएगा। अगला कह रहा है आपके यहाँ पे देखा जाए कि यदि लोग जो आपका मुद्रा होती है, करेंसी होती है, को हाथ में अधिक रखना और जमा कम करना शुरू कर देते हैं, तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। what would be the impact on the economy if people start holding more currency in hand and less in deposits। तो क्या होगा बताइए, आप लोग सोच के बताइए थोड़ा सा, अच्छा प्रश्न है। क्या आपका आंसर यहाँ पे प्रश्न संख्या 24 के लिए बन जाएगा। दरअसल क्या होगा ना कि जो मुद्रा गुणक होगी, अर्थात मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए कि निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के लिए द्वितीय पीढ़ी में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए जो भाग हैं वो नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेकंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म आइडेंटिफाई बाय द गवर्नमेंट। तो कितना प्यारा प्रश्न, बताइए इसका आंसर क्या बन जाएगा प्रश्न संख्या 25 के लिए। सबसे पहले आर्थिक सुधार का जो प्रथम चरण था, ये 1991 से 2001 के मध्य चला था। ठीक है, दूसरा चरण 2002 के बाद आपका स्टार्ट होता है। ठीक, अब दूसरे चरण में बेसिकली देखा जाए तो कुछ निम्न क्षेत्र थे जिनको चिन्हित किया गया था, जैसे कि तेल क्षेत्र में सुधार करेंगे हम लोग, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार करेंगे, शासकीय व जो सार्वजनिक संस्थाएं उनमें सुधार करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जो कह रहा है आपका यहाँ पे न्यायिक प्रणाली में सुधार, ये नहीं था। न्यायिक प्रणाली में सुधार एक तरीके से यहाँ पे आंसर हो जाएगा, नहीं था। तो आपका आंसर यहाँ पे लीगल सिस्टम जो आपका रिफॉर्म होता है इसमें नहीं था, आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ जो प्रश्न है क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखा जाए अगले प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के पारिस्थितिकीय तंत्र पर मानवीय मांग का माप क्या है। मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन द अर्थ इकोसिस्टम इज कॉल्ड व्हाट, बताइए आप लोग। प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या जाएगा। सिंपल सा, इसको हम लोग पारिस्थितिकीय पदचिन्ह कहते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है ये। ठीक है, ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आपका आंसर होता है। कई बार मैंने आप लोग को इकोलॉजी में ये पढ़ा है। दरअसल क्या होता है ना, जो पृथ्वी होती है उसके जो पारिस्थितिकीय तंत्र है, उसमें जो मानवीय मांग होती है उसका जो हम माप करते हैं उसी को पारिस्थितिकीय पदचिन्ह कहते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो ये माप जो है ये दर्शाता है कि मानव जाति प्रकृति में कितनी संसाधन और जो सेवाएं उनकी मांग करती है। इसकी यूनिट पूछता है कि इसकी यूनिट क्या होती है, वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कई बार मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ, ठीक है, जरूर बताइएगा कमेंट में। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा 27वां प्रश्न इंग्लिश में, विच वन द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग
प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता के हिसाब से आपको यहाँ पे बताना है किस क्रम में, डिक्रीजिंग क्रम में। ठीक है, अंग्रेजी में हो गया भैया। अब आइए हम लोग परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका यहाँ पे जो अनुक्रम बनेगा उसको सही रूप से दर्शाते हैं। ये पीसीएस का प्रश्न पीवाईक्यू है। तो मैंग्रोव, फिर घास स्थल, झील, फिर महासागर। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही बन जाएगा। सी वाला आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है यहाँ पे ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का जो प्रसिद्ध वन्य जो गंतव्य है वो कहाँ पे, कई बार ये चर्चे में इसलिए लगता है पूछता है। ताडोबा तो एमपी में है ना, अरे सॉरी महाराष्ट्र में ना। आंसर देख लिया जाए तो आपका 28 का आंसर यहाँ पे क्या दे रहा है, 28 का आंसर महाराष्ट्र ही होगा। ये सब गलत वाली चीजें नहीं है, महाराष्ट्र ही आपका आंसर होगा। इतना तो विश्वास आप लोग मुझे करते ही हैं। आपका आंसर यहाँ पे महाराष्ट्र बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए, ये अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। अगला कह रहा है कि यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन जो मिनिस्टर है इम्प्लीमेंट द कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। मतलब यहाँ पे जब सुरक्षा के लिए जो आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल आया था, निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन क्रियान्वित करता है। तो सबसे पहले जब सुरक्षा पर जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल आया था, ये बेसिकली देखा जाए तो पर्यावरण वन मंत्रालय होता है उसके द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाता है। और ये प्रोटोकॉल आया कब था, बेसिकली ये प्रोटोकॉल 2000 में था ना, जो आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल है 2000 में जैविकता से संबंधित कुल मिला जुला के ये था। तो कुल मिला जुला के आपका आंसर यहाँ पे जो है कि पर्यावरण वन मंत्रालय आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए सिंपल सा। और अगर देखा जाए 2003 में ये प्रभावी हुआ था कार्टाजेना प्रोटोकॉल, इसको भी याद रखिएगा, पूछता है प्रश्न यहाँ पे। चलिए अगला कह रहा है यहाँ पे हमें मैच करना है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन दिए गए हैं, ठीक है, और किससे संबंधित होते हैं ये पूछ रहा है। जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन का जो एक तरीके से देखा जाए विषय है वो क्या है, तो बेसिकली देखा जाए तो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन आपका बात करता है दीर्घ जो स्थानीय जल प्रदूषण उससे संबंधित है। तो इस तरीके से हम लोग इसको मिला सकते हैं यहाँ पे 2 पे। ठीक है, जो मिनीमाता कन्वेंशन है, मिनीमाता बेसिकली मरकरी के लिए था। ठीक है, मिनीमाता कन्वेंशन भारत का जो एक तरीके से मरकरी होता है ना, तो यहाँ पे देखिए कहीं लिखा है, तो यहाँ पे भारत पर अवध लिखित के लिए था। अब ये बताइएगा जब मरकरी आदमी खा लेता है उसको कौन सा रोग होता है, तो मिनीमाता रोग होता है। यहाँ पे लिख ही दिया, कोई बात नहीं, जापान में सबसे पहले चीजें मिली थी उस हिसाब से। अब बेसल कन्वेंशन क्या है, कई बार मैं बता चुका हूँ। जैसे जो खतरनाक अपशिष्ट होते हैं उनको सीमा पारिय जो उसका संचयन किया जाता है, उसका निपटान किया जाता है, उसके लिए है आपका बेसल कन्वेंशन। दरअसल क्या होता था, जो अमीर देश होते थे फिर कम जाकर डंप कर देते थे अपना पोल्यूशन, उसके लिए था बेसल कन्वेंशन। कब आया था थोड़ा सा कमेंट में बता देंगे तो बड़ा मजा आएगा, तो बताइएगा आप लोग कमेंट में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के खतरनाक रसायन एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे इसको मिला देते हैं। ठीक है, क्या दौर है क्या भैया यहाँ पे, हाँ रॉटरडैम कन्वेंशन है, ये भी ऐसा ही था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खतरनाक रसायन। अच्छा यहाँ पे देखिए 4 पे जाएगा ना, वही मैं कह रहा हूँ, ये वाला यहाँ पे नहीं जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खतरनाक रसायन और पीड़कनाशक है, तो ये अच्छा व्यापार के लिए ये था ना, सही है। जो बेसल कन्वेंशन था वो संचालन और निपटान के लिए था, तो ये चौथे पे आएगा। यहाँ पे 4 लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि भैया ये जो व्यापार होता है खतरनाक रसायन और कीटनाशक वो आपका रॉटरडैम में आता है। यहाँ पे ये 3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, कंफ्यूजन मत रखिए। 3 के 2 है, सॉरी यहाँ पे देखा जाए तो 1 क्या 1 है। अभी आंसर आपको मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। तो आंसर यहाँ पे देखा जाए तो 2 3 4 1 तो हो गया, आपका डी वाला आंसर यहाँ पे बन गया ना। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है आपके यहाँ पे देखा जाए प्रश्न संख्या जो 31 है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, बताइए। 31 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि सूखा एक वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है, भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, भारत आपदा युक्त देश है, मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। बताइए क्या आपका आंसर यहाँ पे। तो कह रहा है सूखा एक वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है, सही बात है। फिर कह रहा है कि आपका भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, हाँ एमआईसी लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो इस तरीके से 1984 घटना है, यह भी आपका हो सकता है, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। अगला कह रहा है भारत आपदा युक्त देश है, हाँ भारत में आपदा आती है, ये भी सही है। ठीक, फिर कह रहा है कि मैंग्रोव चक्रवातों का जो प्रभाव उसको कम करते हैं, बिल्कुल कम करते हैं। तो इस तरीके से आपका सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही जगह ऑल, अर्थात सभी आपके सही है। 32 कह रहा है एनडीआरएफ जो होती है उसके जवान किस बल के लिए जाते हैं, मतलब किस बल के लिए जाते हैं, ये आपसे पूछा है। एनडीआरएफ पर्सनल ज्वाइन विच फोर्स। तो 32 का आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए तो जो आपका सीएपीएफ होती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, उससे आपके जाते हैं ना। इस तरीके से सीएपीएफ आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रॉट आर देयर बेस्ड ऑन द कंडीशन एंड आपका सर्कमस्टेंसेस। तो बेसिकली दशा एवं स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के सूखे होते हैं, कई बार ये प्रश्न बनता है, तो आप लोग बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। तो बेसिकली दशा एवं स्थिति के आधार पर अगर सूखों
को हम लोग देखें तो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार का मतलब आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। डी बोले तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 प्रकार। कौन कौन से भैया? तो दशा एवं स्थिति के आधार पर सबसे पहले मौसम विज्ञान संबंधित सूखा होता है, कृषि सूखा होता है, जल विज्ञान संबंधित सूखा होता है, पारिस्थितिकीय सूखा होता है। इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए 34 कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए कि कथनों पर विचार करें एवं पूर्ण से सही उत्तर का चयन करें। जैसे कि कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, कारण कह रहा है आपका मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है। चलिए बताइए आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 34 स्टेटमेंट वाले प्रश्न है, सेशन जो रीजन होते हैं वो वाले प्रश्न है। तो कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, कारण कह रहा है आपका मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण बनती है। तो प्रश्न संख्या 34 का आंसर आपको यहाँ पे देखिए कथन कारण दोनों सही है। और यहाँ पे देखा जाए तो क्या व्याख्या कर रहा है, तो व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग बात बता रहे हैं ना। ठीक इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका देख लेते हैं। यहाँ पे ये तो हो चुका। हाँ, ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर जो आपका दिवस होता है ये प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई बोले तो आपका आंसर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही बन जाएगा। 29 जुलाई याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, बताइए। तो 1973 में आपका टाइगर प्रोजेक्ट आता है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यहाँ पे कि इसरो अर्थात देखा जाए तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले हम बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो कहते हैं इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, तो 1969 बोले तो आपका 1969 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, अगला कह रहा है आपका यहाँ पे सत्येंद्र नाथ बोस ने किस सिद्धांत की खोज की जिसे बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहा जाता है। इंग्लिश में आप लोग प्रश्न देख लीजिएगा, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो थोड़ा इंग्लिश में बताने लायक होंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सत्येंद्र नाथ बोस ने जो बोसान पार्टिकल होते हैं उसकी खोज की थी जिसे हम लोग बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो बोसान पार्टिकल बोले तो आपका यहाँ पे आंसर कौन सा, तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 37 का आंसर हो गया। अगला कह रहा है कि यहाँ पे देखा जाए, ये कह रहा है कि व्हाट इज मीन डुअल यूज टेक्नोलॉजी, जो द्वि अनुपयोगी प्रौद्योगिकी होती है। इससे पहले जो मैंने एक लेक्चर लिया था आप लोग को साइंस टेक का, उसमें इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न थे और काफी अच्छे से प्रश्न थे। वैसा ही सिंपल सा प्रश्न यहाँ पे पूछा है टेस्ट में। उस लेक्चर को आप लोग देखे होंगे, देखे ही हैं, 4-5 लोग देख लिए हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आप लोग इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे। बताइए क्या आंसर बनेगा यहाँ पे। बेसिकली जो आपके डुअल टेक्नोलॉजी होती है उसका दो अनुपयोग किया जाता है। जैसे कि आपका एक नागरिक सुरक्षा मतलब नागरिकों के लिए भी और सैन्य उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे देखा जाए तो ऐसी तकनीक जो नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जा सकती है उसी को हम लोग यहाँ पे ड्यूअल टेक्नोलॉजी कहते हैं। आंसर आपको यहाँ पे द्वि अनुपयोगी प्रौद्योगिकी कहते बन जाएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है आपका। अगला कह रहा है कि इनसैट सीरीज उपग्रह मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग होते हैं। बताइए, जो इनसैट सीरीज के सैटेलाइट होते हैं वो प्राइमरी किसके लिए यूज होते हैं। तो 39 का आंसर आप सबको पता होना चाहिए यहाँ पे कि संचार और मौसम निगरानी के लिए ज्यादातर यूज मतलब प्राइमरी इसका यूज यही होता है। अगला कह रहा है कि व्हाट डज प्रोजेक्ट 75 आई रेफर टू। प्रोजेक्ट जो 75 आई था किससे संबंधित है। बेसिकली ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इसका संबंध आपका यहाँ पे जो हो जाएगा किससे, तो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों से संबंधित है। तो इस तरीके से आप लोग आंसर यहाँ पे लगा लीजिएगा बी वाला। बी वाला आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए, कह रहा है हु बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल इन 2026। जनवरी 2026 में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है। बिल्कुल करंट अफेयर का प्रश्न है और आई होप कि आप लोग को ये पता भी होगा। जनवरी की बात है, नंदिनी चक्रवर्ती बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाली है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सिंपल सा आंसर लगा सकते हैं क्या, नंदिनी चक्रवर्ती जी। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा पता होना चाहिए। आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला कह रहा है आपका यहाँ पे कि जनवरी 2026 में देश के पहले एआई क्लिनिक की शुरुआत कहाँ पे की गई है। बताइए, देश में पहले एआई क्लिनिक की शुरुआत कहाँ पे की गई है। तो देश में पहले एआई क्लिनिक की शुरुआत आपको पता होना चाहिए जनवरी की ये भी बात है ग्रेटर नोएडा में की गई है, जो राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे ग्रेटर नोएडा, तो आपका आंसर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही बन जाएगा। ठीक, चलिए कह रहा है कि 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है भैया। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, तो असम बना था ना ये, असम आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब करंट अफेयर करते चलिएगा, यहीं से तैयार जाए करंट अफेयर। सोमनाथ स्वामीनाथन पर्व किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बताइए, प्रश्न संख्या 44 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो सोमनाथ स्वामी जो सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है। ठीक है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व बेसिकली देखा जाए तो महमूद गजनवी द्वारा किए गए पहले हमले जो कि एक तरह से डेट याद जाए 1025-1026 ना कि 1000 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में 8 से 11 जनवरी के बीच गुजरात में मनाया गया था। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा 44 का आंसर। तो यहाँ पे महमूद गजनवी का आक्रमण
इस तरीके से आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए जनवरी 2026 में पश्चिम बंगाल को सागर द्वीप से जोड़ने के लिए किस पुल की आधारशिला रखी गई है? तो प्रश्न संख्या 45 का आंसर आपका देखा जाए यहाँ पे तो क्या बनेगा, तो गंगा सागर पुल ना, गंगा सागर पुल आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही। तो बोले तो आपका बी आंसर आप लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे बी आपका आंसर यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, 45 का आंसर आपका यहाँ पे बी बन जाएगा। तो जनवरी 2026 की बात है, ठीक है, जनवरी 2026 की बात, ठीक है। तो इस चीज को अवेयर रहिएगा कि इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, गंगा सागर, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे देखा जाए, डीआई के प्रश्न आ गए 46 से 50, तो आपका डीआई होगा। डीआई बेसिकली आप लोग कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ आप लोग की मैथ की चीज़ें हैं, तो इसको आप लोग अपने से करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, जो प्रश्न होंगे यहाँ पे मैथ वाले नहीं हुआ, 56 से स्टार्ट होंगे ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ, 55 56 सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सब पत्र औपचारिक पत्र नहीं है, बताइए तो क्या आंसर बन जाएगा। अब हिंदी तो हिंदी में रहेगी ना भैया, तो हिंदी को हिंदी में देखिएगा। तो यहाँ पे देखा जाए कि कह रहा है कि औपचारिक पत्र नहीं है, तो कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा गया जो बधाई पत्र, ये थोड़ी ना औपचारिक पत्र भैया, फॉर्मल लेटर थोड़ी ना होता है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है भैया, तो संतान का आंसर यहाँ पे वर्ड कहा जाता है। वर्ड बोले तो आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के अगर भेद की बात करें हम लोग यहाँ पे, वैसे उससे पहले ये जान लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में व्याख्या मैं बता देता हूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। वर्ड के दो भागों में बांट सकते हैं, स्वर और व्यंजन। और हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं, जिनमें से स्वरों की संख्या 11 होती है तथा व्यंजन की संख्या 41 होती है। थोड़ा डाटा याद रखिएगा। अगला कह रहा है संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि की अगर बात करें प्रश्न संख्या 58 में, तो वर्डों के आधार पर अगर देखा जाए तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, वर्डों के आधार पर 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। ठीक है, इस तरीके से याद रखिए। 3 आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा स्वर संधि क्या होती है, जब दो स्वर के मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन आए तो उसको स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि। व्यंजन संधि क्या होती है, तो व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न जो आपका विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि क्या होती है, तो विसर्ग के साथ जब स्वर या फिर व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार होता है ना, उसी को हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो क्या कहते हैं, तो विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए, अगला कह रहा है तत्सम तद्भव का असंगत युग्म आपको यहाँ पे बताना, तो ये तो आप लोग को पता होगा। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। जैसे स्वर का आपका सोना कह रहा है तो तत्सम है, तद्भव है, सही है। जीवा का जीव कह रहा है, बिल्कुल सही है। कोयल का कोकिल, कोयल का कोकिल, बताइए उल्टा हो गया क्या, यहाँ पे कोकिल का कोयल होना चाहिए ना, तो इस तरीके से, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोकिल जो है ये आपका तत्सम है, कोयल आपका तद्भव है, उल्टा हो गया भैया। इस तरीके से छार का खार, ये बिल्कुल ये अच्छा ख में चेंज हो जाता है, ठीक है, जब तद्भव बनता है। तो ये सब तो बेसिक नियम है। अगला कह रहा है आपके यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, बताइए किस शब्द की वर्तनी आपका यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग किस शब्द की वर्तनी सही है, तो ज्योत्सना आदर्श आदर्शा लगा है भैया, बिल्कुल सही लग रहा है ये ज्योत्सना, ज्योत्सना आपका यहाँ पे सही है। कनिष्ठ, तो कनिष्ठ तो देख के लग रहा है गलत लिखा है, गलत लिखा है कि नहीं, बताइए आप लोग। हाँ, अनुग्रहित में कब से ये वाला रहा लग गया, तो अनुग्रहित तो इस तरीके से होता है, अनुग्रहित ये होता है, ये होता है अनुग्रहित, ठीक। और कनिष्ठ में होता है, कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है, इस तरीके से होता है, ये भी गलत हो गया। उन्नति इस तरीके से कभी लिखी ही नहीं जाती है। उन्नति कैसे लिखी जाती है, तो आधा ना, फिर पूरा ना, फिर इस तरीके से छोटी की मात्रा, उन्नति इस तरीके से लिखा जाता है, ये भी गलत हो गया। चलिए अगला कह रहा है आपके यहाँ पे आंसर हो गया। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, वाक्य में कि मैं पढ़ूंगा क्या है, बताइए। प्रश्न संख्या 61 का आंसर आपको यहाँ बताइए। तो यहाँ पे संज्ञा उपवाक्य बता रहा है, यहाँ पे संज्ञा उपवाक्य आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। दिए गए वाक्य में उपयुक्त जो दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आंसर आपका सी वाला बता रहा है, ये वाला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। कंगाली में आटा गीला, लोकोक्ति का सटीक अभिप्राय यहाँ पे क्या होता है, कंगाली में आटा गीला मतलब एक तो पहले ही गरीब थे भैया, कष्ट में थे और कष्ट आ गया हमें, तो यही होता है ना। तो इस तरीके से कहीं है, बताइए तो आप लोग यहाँ पे, तो कष्ट पर कष्ट आना, तो यही आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। बी वाला आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, कष्ट में कष्ट आना, तो इस का बी हो जाएगा। ने किस प्रकार का चिन्ह होता है, ने जो होता है ये किस प्रकार का चिन्ह होता है, बताइए आप लोग यहाँ पे 64 में। तो प्रश्न संख्या 64 में देखा जाए यहाँ पे, तो कर्ता ने कर्म को, तो इस तरीके से बेसिकली ने जो होता है ये आपका कर्ता होता है, ठीक है।
किस कारक का चिन्ह होता है? कर्ता के कारक का चिन्ह। सही है। चलिए, इसके बाद अगर प्रश्न संख्या हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा होता है, आप संप्रदान का क्या होता है संप्रदान में? को के लिए, अपादान से मतलब अलग होने के भाव में, संबंध क्या होता है? काके की रे, ये सब होता है ना। अधिकरण में मैं पर, और संबोधन में हे, अरे, हो, हाय, ये सब होता है ना। ये सब तो याद होगा, बचपन में आपको याद हो जाता है। इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? अनभिज्ञ शब्द का विलोम बताइए। अनभिज्ञ पूछ रहा है। अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है, गलती मत करिएगा। कई बार हम लोग पढ़े हैं आरो यारो में, जब पढ़ते थे तो। ठीक, तो अभिज्ञ हो जाएगा यहाँ पे अनभिज्ञ का। अब यहाँ पे कंफ्यूजन करता है विज्ञ से, तो विज्ञ का क्या होता है? या विज्ञ का? विज्ञ तो सभी नहीं होता है। आगे का विज्ञ कह सकते हैं, यहाँ पे आगे का विज्ञ विलोम होता है विज्ञ। ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए, अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर के प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी आपके प्रश्न होंगे अच्छे से इसको देखिएगा थोड़ा सा, और नोट भी करना चाहे तो नोट भी कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन कहलाती है? तो बहुत साधारण सा प्रश्न है, लगभग सबको ये प्रश्न आ रहा होगा। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू जो होता है, ये कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। तो इस तरीके से सीपीयू आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। इसका फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, इतना याद रखिएगा। अब कह रहा है कि ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? ट्रांजिस्टर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर? बताइए। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी से है। दूसरी पीढ़ी बताइए तो आपका आंसर यहाँ पे सी वाला बन जाएगा, सेकंड जनरेशन से संबंधित आपका यहाँ पे हो जाएगा। और सेकंड जनरेशन की जो अवधि थी, जो पीढ़ी की अवधि थी, ये 1956 से 64 तक थी। 1956 से लेकर 64 तक। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे कि व्हाट डज ई स्टैंड फॉर? EMEI, सॉरी IMEI कोड जो होता है मोबाइल में, फोन में, उसमें मोबाइल फोनों में जो आपका IMEI होता है, उसमें ई क्या बताता है, क्या संदर्भित करता है, ये आपको बताना है। सबसे पहले जानिए, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई। ठीक है, क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे सिंपल सा ई क्या बता रहा है आपका? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट आपका आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, इक्विपमेंट आपका आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि यहाँ पे कह रहा है कि लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है भैया? तो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन। बोले तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। प्रश्न अरे एक सेकंड, गलती हो गई, माफ करिएगा, थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे मुझसे। क्या बता रहा है यहाँ पे कि जो आपका लेजी लर्निंग एल्गोरिथम होता है, उसका सेकेंड नाम क्या है ना, दूसरा नाम पूछा आपसे। तो ये आपका की नियरेस्ट आपका नाइबर होता है। तो इस तरीके से ए आंसर लगाइएगा यहाँ पे। ए आंसर आपका ज्यादा सही यहाँ पे। ठीक है, चलिए 70 प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे देखा जाए। 70 प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे कह रहा है लेजर टेक्नोलॉजी इज नॉट यूज इन। तो बताइए, जो लेजर तकनीक होती है उसका प्रयोग हम लोग नहीं किया जाता है या कहीं नहीं करते हैं। तो आंसर 70 का क्या बनेगा? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा माइक्रो ओवन में। ठीक है, माइक्रो ओवन आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि यहाँ पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प जिसको कहते हैं, को किसने विकसित किया था? तो प्रश्न संख्या 70 हो गया ना, 71 का आंसर बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा? थोड़ा सा आप लोग भी सोचिए, तब इसीलिए आंसर बता रहा हूँ लेट थोड़ा सा। तो जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी बोले तो आपका आंसर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, जॉन मैकार्थी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और इसका विकास दरअसल देखा जाए तो 1959 के आसपास जॉन मैकार्थी ने किया था। AI के जनक कहे जाते हैं कुल मिला के देखा जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDN? कंप्यूटर शब्दावली में IDN का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? तो IDN का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है? इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम होता है ना, यही होता है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बी बन जाएगा। बी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी PC से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है? आपका आंसर 73 का क्या बन जाएगा बताइए आप लोग यहाँ पे? तो बन जाएगा आपके यहाँ पे जो इंटरनेट आपका टेलीफोनी होती है वही। तो इस तरीके से आंसर बनेगा आपका सी वाला बिल्कुल सही। ठीक है, 73 का आंसर। 74 कह रहा है आपके यहाँ पे देखा जाए कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड? MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग जो बॉक्स होता है उसको ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट कुंजी आती है ना, वो कौन सी होती है आपको ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो आपका आंसर CTRL+D होती है। CTRL+D आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। और वहीं पे Alt+F अगर आपसे पूछे क्या शॉर्टकट होता है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि इसका उपयोग हम लोग जो फाइल मेनू है या फिर फाइल टैब को ओपन करने के लिए करते हैं। ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पे कह रहा है आपका एक तरीके से CTRL+F क्या करता है? तो ये शॉर्टकट की जो कुंजी है इसका उपयोग फाइंड डायलॉग ओपन करने के लिए किया जाता है। ठीक है,
और यहाँ पे एक अल्ट प्लस CTRL प्लस डी कह रहा है, तो ये क्या होता है? थोड़ा सा ये बताइए आप लोग यहाँ पे ये क्या होता है यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग बताइएगा, एक आध प्रश्न कमेंट में बताएंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए अगला क्या आपके यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू राइट एलन टेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किया जा सकता है? तो 75 का आंसर आपका बनेगा डी CTRL प्लस आर, CTRL प्लस आर आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला कह रहा है आपका कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन रहे भैया, ये ऑप्शन के हिसाब से आप लोग आंसर यहाँ पे बताइए। आंसर के हिसाब से तो आपका ऑथेंटिफिकेशन हो जाएगा, ऑथेंटिफिकेशन बोले तो आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण बोले तो आपका ये वाला ऑप्शन बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है बताइए। इंग्लिश में इसलिए पढ़ा हूँ कि कंप्यूटर है ये, ठीक है। 77 का आंसर आपका यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका आंसर सिंपल सा बन जाएगा। कह रहा है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था, मतलब आविष्कार किसने किया था, तो इंग्लिश हिंदी क्या इसे सिंपल सा प्रश्न है। तो ईमेल का आविष्कार आपको पता है किसने किया था, बताइए किसने किया था? तो किया था यहाँ पे देखा जाए रे, आपका जो टॉमलिंसन है, इन्होंने किया था, रे टॉमलिंसन, और इन्होंने 1971 में अपारनेट पर पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजा था। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, तो डी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि एंड्रॉइड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित होता है? 79 का आंसर आपका यहाँ पे लिनक्स पे होता है ना, लिनक्स आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या होता है? 80 का आंसर आपका क्या बनेगा बताइए आप थोड़ा सा। जो कंप्यूटर होता है उसका बेसिक कार्य क्या होता है? तो बेसिक कार्य अगर कंप्यूटर का हम लोग यहाँ पे देखें तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए क्या इनपुट होता है, स्टोरेज होता है, प्रोसेसिंग होता है, सभी हो सकते हैं, ऑल ऑफ द जो दीज है सभी हो सकते हैं, इनमें से सभी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट यहाँ पे इलिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एज पर द सेंसस ऑफ 2011। आप देखिए यहाँ पे जो 20 प्रश्न होंगे ये यूपी स्पेशल होंगे, बड़े बेहतरीन प्रश्न होंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जनपद कौन सा है? तो बताइए आप लोग आंसर यहाँ पे, तो श्रावस्ती है। श्रावस्ती एक समय बड़ा पढ़ा लिखा होता था जब गौतम बुद्ध जी के समय, मतलब एक सबसे ज्यादा उपदेश यहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने दिया था, याद करने के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, पढ़ा लिखा की बात नहीं है, सबसे ज्यादा उद्देश्य यहाँ पे इस टाइप का दिया था। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, तो शिक्षा दर काफी कम है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जो जनपद है वो श्रावस्ती है, इस चीज को याद रखिएगा। और वहीं पे सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं, जैसे गौतम बुद्ध नगर में लगभग 80% है, कानपुर नगर में 79 पॉइंट समथिंग आता है, और औरैया आपका 78 पॉइंट समथिंग आता है, फिर इटावा आता है, तो इस तरीके से फिर गाजियाबाद आता है, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला कह रहा है आपका यहाँ पे कि कुछ डैम दिए गए हैं और आपका यहाँ पे नदी दी गई है, उनको मिलान करना है उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे है? तो ये बेसिकली रियल नदी पे है, कहाँ पे? तो सोनभद्र के आसपास ही होगा, ये रियल नदी पे है। परीक्षाबाद कहाँ पे भैया? तो बेतवा नदी पे है, कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, ऐसे प्रश्न गलती मत करिए कभी भी एग्जाम में, ठीक है। अगला कह रहा है कि आपका जो गोविंद सागर बांध है ये कहाँ पे? तो एक शहजाद नदी है उस पे है, तो शहजाद नदी कहाँ पे है? तो आपको यहाँ पे डी पे बना लीजिए। और जो कालागढ़ बांध है ये आपका एक से किस पे हो जाएगा? कालागढ़ बांध जामनी नदी है ना, या फिर यहाँ बताइए कालागढ़ बांध कहाँ पे है? इसी को जामनी बात कहते हैं कुल मिला जो देखा। तो वैसे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो जैसे कि आपका एक पे बी है, एक पे बी है, सी पे 2 है, सी पे नहीं 2 पे सी है ना, 2 पे सी है, 2 पे आपका सी है, और 3 पे डी है, तो बचा वही, तो वही आपका आंसर जाएगा। ये वाला आंसर आप लोग लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है। कालागढ़ जो कालागढ़ बांध है, ठीक है, ठीक है। तो ये रामगंगा नदी हो जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको मिला देते हैं, हो गया ना सब। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि लेखक और उनकी कृतियां रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? बताइए 83 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा, ये थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले सूरदास यहाँ पे अष्टसूर, फिर आपका महादेवी वर्मा जी छड़दा, फिर आपका यहाँ पे देखा जयशंकर प्रसाद तो प्रेम पथिक, फिर आपका मैथिली शरण गुप्त तो आपका तिलोत्तमा। बताइए यहाँ पे कौन सा एक इनकरेक्ट है? तो सबसे पहले रचनाकार हम लोग देख रहे थे, जैसे सूरदास की बात करें तो सूरसागर, सुरावली, सूरसागर है, सुर सरावली है, साहित्य लहरी, इन्होंने ये लिखा है, तो यहीं पे गलत हो जाएगा। ये वाला ही कहीं भी नहीं आ रहा है क्या आपका? अष्टसूर नहीं आ रहा है। महादेवी वर्मा जी की बात करें तो छड़दा है, आपका निर्जा है, रश्मि है। जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो प्रेम पथिक है, कामायनी है, ध्रुव स्वामिनी है। मैथिली शरण गुप्त जी की बात करें तो तिलोत्तमा है, साकेत है, भारत भारती है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अगला 84 प्रश्न क्या कह रहा है आपका देखा जाए यहाँ पे, तो कह रहा है कि भारत खंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? कई बार पढ़े हैं, लखनऊ में है, तो लखनऊ आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, लोअर पी लेखपाल के लिए यूपी स्पेशल में मैंने बहुत सारे जो आपकी किताबें आती हैं वो पढ़ाया है, जैसे कि आपका परीक्षावाड़ी पूरी पढ़ाई है,
चित्रात्मक प्रस्तुति पूरी पढ़ाई है, पूरा प्रॉपर अलग प्लेलिस्ट बनाई यूपी स्पेशल की, जाके देखिएगा, एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक, चले इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके स्थापना कब होती है? 1926 में स्थापना होती है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो नियंत्रण था? 85 का आंसर क्या बनेगा? तो बेसिकली आपका आंसर यहाँ पे मराठा का ना, मराठा आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो, और आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? 1504 में। क्या नाम है? सिकंदर लोधी ने की थी, सिकंदर लोधी ने की थी, ये भी याद रखिएगा। अगला कह रहा है आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी पहल प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाओ पर केंद्रित है? प्रश्न संख्या 86 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पे ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी, यही आपका आंसर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है कौशाम्बी इज अ पार्ट ऑफ, कौशाम्बी एक हिस्सा है किसका? बताइए तो कौशाम्बी की अगर बात करें तो ये आपका जो प्रयागराज मंडल है उसी में आता है ना, तो यहाँ पे आंसर आपका प्रयागराज मंडल में आ जाएगा। जो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे प्रयागराज डिवीजन में आपका कौशाम्बी आता है। और कौन कौन से जिले आते हैं? प्रतापगढ़ आता है, फतेहपुर आता है और आपका प्रयागराज तो आता है। ये इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक, चले, और एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो कौशाम्बी इसका मुख्यालय पूछता है कहाँ पे? मजनपुर में ना, मजनपुर में, याद रखिएगा। ठीक, अगला कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए कि चंदायन मुल्ला दाऊद की एक महत्वपूर्ण अवधि सूफी कृति है, किन प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी ये बताती है? बताइए। प्रश्न संख्या 88 का आंसर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो ये बताती है आपका लोरिक और जो चंदा थी, तो लोरिक चंदा आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। इस तरीके से सिंपल से आप लोग यहाँ पे याद करिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे अगर देखा जाए ना तो जो लोरिक कह सकते हैं गडेरिया थे, और चंदा एक राजा की क्या थी? तो पत्नी थी ना, यही था ना। इस तरीके से एक प्रेम कहानी थी। अगला कह रहा है आपका यहाँ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा है। 89 का आंसर यहाँ पे 404 हो जाएगा ना, वैसे तो 403 होना चाहिए। एक तो आपका एक तरीके से देखा जाए तो 403 ही होना चाहिए, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो एक एंग्लो सदस्य चुने जाते थे, मनोनयन किए जाते थे, तो आपका समाप्त हो गया है। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो 400 ऊपर से कोई नहीं होना चाहिए, तो लगा लीजिए 403 कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है आपके यहाँ पे कि किस प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? वह प्रदेश कौन सा है? तो 90 का आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ए बोले तो उत्तर प्रदेश आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? किस प्रदेश सर, जिस प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए किसान कल्याण मित्र जो मिशन है वो स्टार्ट किया है, तो आपका आंसर यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अगला कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये तो आपका अयोध्या में हो जाएगा, ठीक है। अयोध्या बोले तो आपका आंसर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, अयोध्या आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। 91 हो गया ना। चलिए, अब कुछ जैसे कि हवाई अड्डे देख लेते हैं। जैसे अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वाराणसी में आपका लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है, लखनऊ में कौन सा है? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। इस तरीके से पूछता है ये प्रश्न, तो इसलिए चलिए 92 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी आईआईटी उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पे सिंपल सा देखा जाए, जैसे आईआईटी रुड़की है तो उत्तराखंड में है, ठीक है। फिर आपका आईआईटी बीएचयू तो ये तो आपको बनारस में उत्तर प्रदेश में होगी, तो इस तरीके से आपका आंसर यही बन जाएगा, ठीक है। आईआईटी भिलाई जो है तो छत्तीसगढ़ में है, आईआईटी मंडी तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ उत्तर प्रदेश? गोंड, आपका तंगखुल, आपका थारू, भील। बताइए, आसान सा प्रश्न है, आप लोग आसानी से इसको बता लेंगे। जैसे कुछ गोंड जनजाति तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं पाई जाती है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो आपका तंगखुल जनजाति है ना, ये नहीं पाई जाती उत्तर प्रदेश में। कहीं भी सुने या नहीं सुने? कितना ही पढ़े होंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल, उसमें तंगखुल जनजाति नहीं आई होगी। तंगखुल अनुसूचित जनजाति बेसिकली आपको कहाँ पे पाई जाती है बता सकते हैं? मणिपुर में पाई जाती है। कहाँ पे? मणिपुर में। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपका पाई जाती है मणिपुर में। मणिपुर आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। बाकी सब पाई जाती है, भील भी थोड़ी पाई जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पाई जाती है, ठीक। चलिए, ठीक, मतलब एक तरीके से नहीं अगर पूछे तो तंगखुल जनजाति जो है मणिपुर की जनजाति है, बस इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अगला कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए कि फतेहपुर सीकरी वाज फॉर्मली नोन एज द फतेहाबाद, वेयर वर्ड फतह मींस विक्ट्री। दिस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज? मतलब एक तरीके से फतेहपुर सीकरी में जो पहला शब्द है फतेहाबाद के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है यहाँ पे फतह। जो शब्द है अर्थ जीत का अर्थ बताता है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? सिंपल साहब से ये पूछ रहा है। 94 का आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा पारसी, अर्थात आपका यहाँ पे देखा जाए फारसी जो भाषा है, पर्शियन,
ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश, जो आगरा है ना, उससे 30 किलोमीटर दूरी पे फतेहपुर सीकरी है। एक तरह से फतेहपुर सीकरी बेसिकली ज्यादातर देखा जाए तो अकबर के लिए जानी जाती है। जब ये गुजरात विजय करके आता है तो वहीं पे बुलंद दरवाजा बनाता है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे याद रखिएगा। जो मुगल बादशाह अकबर थे, जो कि 1556 से कब तक रहता है, 1605 तक रहता है ना, तो एक तरीके से फतेहपुर सीकरी को उसने अपनी राजधानी भी बनाई थी, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इबादत खाना भी यहीं पे है, बुलंद दरवाजा भी है, पंचमहल भी है, और क्या था, और तो याद नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है आपको यहाँ पे 95। 95 कह रहा है आपके यहाँ पे देखा जाए कि आधुनिक उपयोग के लिए आपका टेलवेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं। तो 95 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा भैया, क्या बनेगा, तो 95 का आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो चिन्हट, और आपका यहाँ पे देखा जाए तो मासेलिया, मासेलिया। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए 95 हो गया। अगला कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए कि आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है। आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है, तो 18 बार हुआ है। 18 बार आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। जो 18वीं विधानसभा है इसका गठन 11 मार्च 2022 को किया गया। ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद किया। अगला कह रहा है यहाँ पे हमें सुमेल करना है थोड़ा सा, आइए तो सुमेल कर लेते हैं। जैसे सरस्वती भवन पुस्तकालय है, तो ये स्थापना पूछा तो 1914, 4 पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर रामपुर राजा लाइब्रेरी कहाँ पे है, तो ये 1774 मतलब बनी थी। भारतीय भवन लाइब्रेरी कहाँ पे है, तो भारतीय भवन जो पुस्तकालय है ये आपका 1989 में बना था। कहाँ पे ये नहीं पूछ रहा, कहाँ कब बना था ये पूछ रहा है। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी तो 1864 में। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका ए वाला बता रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सही। ठीक है, ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए 98 प्रश्न कह रहा है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपक की एक स्तंभ को संतुलित करती है। बहुत प्यार से ये सब चीजें अगर आप लोग जो मैंने लेक्चर पढ़ा है ना किसका, परीक्षावाड़ी का, देखेंगे बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका यूपी स्पेशल लोअर पीसीएस मेंस के लिए, तो आप लोग वो सब लेक्चर जरूर कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिए। परीक्षावाड़ी का जो लेक्चर है उसको नहीं देख रहे हैं तो कम से कम चित्रात्मक प्रस्तुति देख लीजिए। ये जो प्रश्न है ना गलत नहीं होंगे, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि यूपी स्पेशल में आप मैक्सिमम 15-16 से ऊपर स्कोर कर सकते हैं। 20 में से 15-16 आराम से कर ले जाएंगे, जो कि अच्छा खासा स्कोर कहलाएगा। ठीक है, तो बात को मेरे मानिएगा। 98 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा बताइए। तो नौटंकी, रासलीला, आपका ख्याल, ये सब तो ही नहीं भैया, ये तो चारकुला नृत्य होता है ना, ये आपका चारकुला नृत्य होता है भैया। तो चारकुला नृत्य आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला कह रहा है 99 प्रश्न, दीवाने आम निर्मित संगमरमर से लाई गई थी। अब यहाँ पे कह रहा है जो दीवाने आम निर्मित है ये संगमरमर से लाई गई थी। बेसिकली देखा जाए यहाँ पे जो संगमरमर वो कहाँ से लाया गया था, तो आगरा के किले में दीवाने आम का निर्माण किसने कराया है भैया, तो शाहजहां ने करवाया। और ये जो संगमरमर निर्मित है, और जो ये संगमरमर था बेसिकली देखा जाए तो जो मकराना होता है ना वहां से मंगाया गया था। तो इस तरीके से मकराना आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है आपका यहाँ पे प्रश्न संख्या 100, जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको NEDA कहते हैं, नेडा कहते हैं, का निर्माण कब किया था। प्रश्न संख्या 100, जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा पहले टेस्ट का। ठीक, तो इसका आंसर आपका बन जाएगा क्या, इसका आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पे देखा जाए तो डी, अप्रैल 1983 में। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, अप्रैल 1983 में किया था। ठीक है, और नेडा को ही अब यूपी नेडा के नाम से जाना जाता है, कंफ्यूजन मत रखिएगा। इस तरीके से हम लोगों ने जो पहला टेस्ट था इसको काफी अच्छे से लगभग 1 घंटे मान सकते हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो 57-58 मिनट लगा है काफी अच्छे से। अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड भी मैंने ज्यादा नहीं रखी है, उतनी ही स्पीड रखी है जितना आप लोग को समझ में आए। बाकी आपका सुझाव चाहिएगा, ये पहला टेस्ट है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। बाइलिंगुअल था, दोनों भाषाएं वाले लोग इसको देख सकते हैं। बाकी आपका कोई सुझाव होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये पहला टेस्ट है। चलिए फिर इसी तरीके से 15 टेस्ट टोटल है इसमें, 15 दिन में इस टेस्ट को कंप्लीट कर देंगे। धे भी टेस्ट स्टार्ट कर रहा है, तो धे के भी टेस्ट हम लोग लोअर पीसीएस के लिए जरूर अपने चैनल पे सॉल्व करेंगे। और भी अन्य संस्थाओं के अगर टेस्ट मिलते हैं तो उनको भी सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस आपको पता है सबसे जरूरी होती है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका एग्जाम निकलता है। तो बस अंत में यही कहूँगा, ठीक है, इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से जरूर देखिएगा। बाकी आपका कोई सुझाव होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।